प्रतिभागियों नमस्कार। व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कल हमने द्वितीय और तृतीय तत्पुरुष पढ़े थे। व्यधिकरण तत्पुरुष 6 होते हैं, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक। तो द्वितीय और तृतीय दोनों को हमने कल पढ़ा और तृतीय के अंतर्गत कर्ता और करण के बाद अगर कृत प्रत्यांत शब्द आते हैं तब वहाँ हम तृतीय तत्पुरुष करते हैं सामान्य नियम के अनुसार। बाकी कुछ शब्द विशेष बताए थे, पूर्व सदृश आदि, उनको उत्तर पद में देख कर के भी हम तृतीय तत्पुरुष समास की पहचान करते हैं। द्वितीय तत्पुरुष में कुछ शब्द विशेष से हमने द्वितीय तत्पुरुष को पहचाना था। इसी क्रम में आज चतुर्थी तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं, जो संप्रदान तत्पुरुष हिंदी के लिए होगा। देखिए, यहाँ एक ही नियम चतुर्थी तत्पुरुष में बनाया गया और उसमें ये शब्द लिखे गए। चतुर्थी तदर्थार्थ और इसके बाद है बलि, हित, सुख और रक्षित। चतुर्थी तत्पुरुष समास तदर्थ में होता है। तदर्थ से तात्पर्य क्या है? कारक प्रकरण में एक वार्तिक पढ़ते हैं हम, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तदर्थ का अर्थ है उसके लिए, इस तरह का जहाँ अर्थ प्रतिपादित होता हो, लेकिन उस तदर्थ के साथ एक ये उसका विशेषण दिया गया कि वहाँ प्रकृति विकृति आवश्यक है। सबसे छोटा समास व्यधिकरण तत्पुरुष में, जिसमें केवल 4 तो ये शब्द याद रखने हैं हमको, बलि, हित, सुख और रक्षित। इन चारों में से किसी का प्रयोग अगर उत्तर पद में होता है तब आपको चतुर्थी तत्पुरुष उत्तर भरना है। उसके अलावा ये 2 शब्द और दे रखे हैं, इन दोनों शब्दों को अलग तरीके से पढ़ना है। वहाँ वो 4 शब्द दिखाई देंगे। इधर जो है तदर्थ और अर्थ को इस तरीके से समझें। तदर्थ के लिए अर्थ होगा और उस के लिए अर्थ में वहाँ ये आवश्यक है, प्रकृति विकृति आवश्यक है। अगर प्रकृति विकृति नहीं है तो वो चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होगा। इसलिए याद रखें कि यहाँ कुछ कठिनाई आ सकती है हमको तदर्थ को पहचानने में। इसलिए कभी कभी कुछ उदाहरण ऐसे दिखाई देते हैं कि जहाँ चतुर्थी तत्पुरुष जैसे लगते हैं, लेकिन वहाँ वो चतुर्थी तत्पुरुष समास नहीं होता। उसको आपको इस तरीके से समझना है। प्रकृति विकृति से तात्पर्य है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ में कोई विकार अपेक्षित होता है। अगर उस पदार्थ में विकार हुआ है तब वो तदर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे एक उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे एक उदाहरण है, कुंडल सुवर्णम। या कुंडल स्वर्णम। इनके अंतर्गत जब अर्थ करते हैं तो पहले कोई वस्तु है और दूसरी तरफ जिससे वो बना हुआ है उस धातु का नाम है। तो कुंडल के लिए सोना, ऐसा अर्थ करते हैं हम। अब कुंडल के लिए सोना, तो यहाँ तदर्थ का अर्थ प्रतीत होता है, लेकिन प्रकृति विकृति को किस तरीके से पहचानना है इसके रूप में ये याद रखें कि ये जो कुंडल के लिए जो सोना है, तो ये जो प्रकृति है सोने की, उसमें किसी न किसी विकार की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के कुंडल बनता है। इसलिए वो प्रकृति विकृति जहाँ दिखाई देगी, जहाँ होगा, वहाँ हम तदर्थ वाला चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे। अन्यथा कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ के लिए जैसा चिन्ह तो दिखाई देता है, लेकिन वहाँ इस तरह का समास नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जिसे लिखा अश्वघास।
अश्व के लिए घास। अब ये कहा जाता है कि ये अश्व के लिए घास। अब यहाँ के लिए जैसा अर्थ तो आता है, लेकिन यहाँ घास के लिए जो खेत दिखाया जा रहा है वो एक तरह से प्रकृति के रूप में दिखाया जा रहा है, उसको प्रकृति विकृति के रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष के बजाय यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। इसी तरह जैसे कई शब्दों के पीछे जैसे आलय शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे विद्यालय जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरह के जो शब्द होंगे उनमें भी हमको चतुर्थी तत्पुरुष नहीं भरना है, उनमें हमको षष्ठी तत्पुरुष भरना है। इस तरह के जो शब्द होंगे उनके साथ हमको षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। आलय का शब्द लिखा हुआ है, जहाँ इस तरह के जो पद लिखे हुए हैं उनके साथ स्थानम लिखा हुआ है, जैसे वास स्थानम है, रहने का स्थान, तो वास स्थानम। अब यहाँ निवासाय स्थानम, रहने के लिए स्थान। चाहे अर्थ हमको के लिए जैसा दिखाई देता हो, लेकिन यहाँ इसके रूप में जो उत्तर पद है वहाँ प्रकृति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ये जो उदाहरण है इनमें हमको षष्ठी तत्पुरुष भरना है, इनमें हमको चतुर्थी तत्पुरुष नहीं भरना है। इसलिए देखिए कुंडल स्वर्णम का जो उदाहरण लिखा, तो आप तो ये याद रखें कि जहाँ कोई वस्तु किसी पदार्थ से बन रही है उस स्थिति में वहाँ तदर्थ यानी प्रकृति विकृति दिखाई देगी। इसलिए कुंडल के लिए सोना, इस तरह के जो उदाहरण हैं उनमें हमको चतुर्थी करनी है, विग्रह करना है वहाँ कुंडलाय स्वर्णम। इसी तरह से जैसे लिखा एक घट मृत्तिका, अर्थ करेंगे घड़े के लिए मिट्टी। पहले पदार्थ है और वहाँ वो जो पदार्थ किससे बन रहा है वो धातु या दूसरा जो पदार्थ है वो बाद में है। इसका मतलब इसके लिए इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ भी अब मिट्टी को हम उसकी प्रकृति को विकार के रूप में करते हैं, तब जा कर के घड़ा निर्मित होता है। इसलिए यहाँ इसको प्रकृति विकृति कह के यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे। तो यहाँ करेंगे घटाए मृत्तिका या घटेभ्य मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी या घड़ों के लिए मिट्टी, यहाँ चतुर्थी आएगी क्योंकि उसके पीछे मृत्तिका लिखा है, स्वर्णम लिखा है। इसी तरह से जो भी धातुएं हैं, जैसे पदक रजतम, अब रजत पदक तो उसके रूप में विशेषण के रूप में रहेगा, के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन जहाँ पदक के लिए रजत ऐसा जब अर्थ करेंगे तब वहाँ भी आपकी प्रकृति विकृति के रूप में होगा। इसी तरह से जैसे एक उदाहरण लिखते हैं अपन, यूप दारू। यूप कहते हैं यज्ञ का जो खंबा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यूप दारू, दारू का अर्थ है यहाँ लकड़ी से है। दारू शब्द ये नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए यहाँ ऊ के पश्चात रस्सु के पश्चात विसर्ग का प्रयोग नहीं है। तो यूप यानी यज्ञ का जो खंबा होता है उसके लिए जो लकड़ी प्रयोग की जाती है, उसके लिए यहाँ प्रकृति विकृति के रूप में तदर्थ के रूप में चतुर्थी तत्पुरुष समास करेंगे। तो ये होगा यूपाय दारू। दारू शब्द यहाँ लकड़ी के लिए प्रयोग है। जैसे एक वृक्ष का नाम होता है देवदारू, वृक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो उदाहरण होंगे ये इसके अंतर्गत आएंगे और ये तदर्थ के उदाहरण माने होंगे और तदर्थ के अंतर्गत ये चतुर्थी तत्पुरुष के होंगे। तो याद रखें, सरल है, कोई भी पदार्थ किसी धातु से बन रहा है, इसका मतलब उस धातु का नाम बाद में आ रहा है, तो वहाँ आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास करना है। इसके बाद देखिए एक शब्द हो रहा है इसमें अर्थ। अर्थ को इस तरह से पढ़ेंगे, अर्थ कल भी आया था, तृतीया तत्पुरुष में भी मैंने एक उदाहरण लिखाया था, धान्यन अर्थ है, धान्यार्थ है। वहाँ अर्थ शब्द पश्चात में आता है और वो शब्द समस्त पद में भी लिखा रहता है। लेकिन यहाँ अर्थ पद को पढ़ने का तरीका दूसरा है। इसमें जो अर्थ शब्द आ रहा है ये समस्त पद में तो आएगा, लेकिन विग्रह में इसकी जगह इदम शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण लिखा, द्विजाय अयम,
अब देखिए द्विजाय अयम, अब याद रखो कि उत्तर पद के रूप में इदम शब्द का एक रूप लिखा हुआ है। इदम शब्द को समास के रूप में ऐसा कैसा नहीं लिखेंगे। इदम शब्द का रूप अगर उत्तर पद के रूप में विग्रह में आता है, उसकी जगह हमको चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत उसके स्थान पर अर्थ शब्द का प्रयोग करना है। इसलिए जैसे द्विजाय अयम विग्रह आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हमको इसकी जगह द्विजार्थ है, इस तरह का समस्त पद लिखना होगा। तो याद रखो कि जहाँ पर अर्थ शब्द का प्रयोग के लिए अर्थ में आ रहा है, इसका मतलब वहाँ उसका विग्रह करते समय अर्थ शब्द के स्थान पर इदम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर वो अर्थ शब्द वहाँ पुल्लिंग को दर्शाता है तो उसकी जगह हम विग्रह में अयम लिखेंगे, और अगर स्त्रीलिंग दर्शाता है जैसे द्विजार्था लिखेंगे, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। तो द्विजार्थ है द्विजार्था। अब द्विजार्था में विग्रह पूछा गया, तब समझ जाइए कि यहाँ अर्था शब्द स्त्रीलिंग के रूप में लिखा गया। इसका मतलब यहाँ हमको इयम लिखना है। पहले वाला विग्रह यही रहेगा, चतुर्थी विभक्ति आएगी द्विजाय अयम द्विजाय इयम। इस तरीके से अब हमको इयम की जगह अर्था लिखना है। मान लो कहीं इस तरीके का कोई प्रयोग आता है, तब वहाँ आपको विसर्ग के रूप में अयम, क्योंकि आपकी परीक्षा जितनी भी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं उनमें सब में स्पष्ट है, उनके ऑप्शन आपके सामने होते हैं और उनको देख करके ही आपको उत्तर भरना है, कोई रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति नहीं करनी है। इसलिए जहाँ ऑप्शन के रूप में अयम इयम इत्यादि आता है, तब उसके रूप में आपको द्विजार्थ इस तरह का प्रयोग, क्योंकि वहाँ तीनों आएंगे, अयम आएगा, इयम आएगा, इदम आएगा, और उसके साथ आपको विसर्ग या आ के रूप में आपको प्रयोग करना है। और अगर मान लो धान्यार्थ है, धान्यार्थ जैसा प्रयोग आता है वो तृतीय तत्पुरुष के रूप में, वहाँ के उसके ऑप्शन अलग तरह के होंगे। इसके ऑप्शन में आपको इस तरीके से राइट करना है। अर्था के साथ आपको इयम भरना है, अर्थ के साथ आपको अयम भरना है, पहले उस शब्द में चतुर्थी लगानी है। इसी तरह से अगर द्विजार्थम लिखा है, इसका मतलब वहाँ द्विजाय इदम होगा। तो याद रखें, अर्थ के लिए आपको अयम भरना है, अर्था स्त्रीलिंग के लिए आपको इयम भरना है, और अर्थम के लिए आपको इदम भरना है। अगर ये एक वचन के रूप में तब इस तरीके से, बहुवचन के रूप में द्विजार्थानी आता है तब वहाँ ईमानी हो जाएगा। इस तरीके से इनको देख करके जिस तरह का शब्द है उसी तरह का आपको वहाँ विग्रह करना है। ये इस चतुर्थी तत्पुरुष समास के दोनों जो सबसे पहले इस नियम के दोनों पद हैं, उनके बारे में विस्तार से इस तरीके से आपको याद रखना है। अर्थ शब्द के साथ ये याद रखें अयम इयम इदम, और तदर्थ के लिए आपको ये याद रखें कि वहाँ कोई वस्तु बनाई जा रही है किसी से, तो वहाँ वस्तु का नाम पहले होगा और उस धातु का नाम बाद में होगा, तो वहाँ के लिए अर्थ के रूप में हमको चतुर्थी तत्पुरुष, क्योंकि उस वस्तु से वो जो पदार्थ बनाया जा रहा है वहाँ उसमें कुछ विकार की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष भरा जाए। विद्यालय आदि जो शब्द होते हैं, अश्वगास आदि में आपको चतुर्थी तत्पुरुष नहीं भरना है, उनमें हमको षष्ठी तत्पुरुष ही भरना है। हालांकि विद्यालय का अर्थ विद्या के लिए घर होता है, लेकिन उसका समास जो करेंगे वो विद्या का घर ही कहेंगे, विद्यालय के रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए अगला, फिर केवल ये शब्द हैं, जैसे हमने तृतीय तत्पुरुष में पढ़े थे वैसे ही बलि हित सुख और रक्षित। इनको देखिए, बलि हित सुख रक्षित में अब ये सरल होते हैं इस तरह के, इनमें हमको ये शब्द ही बाद में देखने होते हैं और उसके आधार पर हमको ये चतुर्थी तत्पुरुष उत्तर भरना है। अब कई बार अर्थ में का चिन्ह दिखाई देने लगता है, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए इन शब्दों को देखते हुए हमको ये उत्तर भरना है। जैसे एक शब्द लिखा ब्राह्मण हितम, अब देखिए ब्राह्मण हितम लिखा हुआ है, अर्थ करेंगे तो ब्राह्मण के लिए हित भी हो सकता है, ब्राह्मण का हित भी, लेकिन अधिकतर जो सीमित भाषा का हम प्रयोग करेंगे बोलने में तो ब्राह्मण का हित बोल सकते हैं। लेकिन अब का चिन्ह से तो हम षष्ठी तत्पुरुष भरने लगेंगे, लेकिन इस नियम के अनुसार हमको हित देख करके
और उसके साथ हमको चतुर्थी प्राथमिकता से चतुर्थी को भरना होगा। इसलिए यहाँ ब्राह्मणाय हितम होगा, ब्राह्मणाय हितम। चतुर्थी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कोई सा भी हो सकता है, विभक्ति चतुर्थी आएगी। ब्राह्मणेभ्य हितम भी कर सकते हैं, ब्राह्मणों का हित, और एक वचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन विभक्ति में आपको चतुर्थी का प्रयोग करना होता है। ऐसे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं और हित शब्द का प्रयोग प्रष्टव्य भी हो सकता है, क्योंकि कई बार जो कुछ संस्थाएं होती है उनके आदर्श वाक्य में लोकहिताय इस तरह का प्रयोग लिखे होते हैं, प्रजा सुखाय, प्रजा हिताय। तो वहाँ याद रखें हम चतुर्थी तत्पुरुष हित के साथ चतुर्थी विभक्ति वर्णीय, कारक का जो नियम आएगा वहाँ भी हमको चतुर्थी वर्णीय, और समास के रूप में भी आपको चतुर्थी वर्णीय। हित वाला शब्द पे अच्छी तरह से ध्यान रखें, इस तरह के शब्द पूछे जा सकते हैं, तो उसमें जितने भी शब्द आए हित के साथ, वह जैसे प्रजा हितम आ गया, ये शब्द लिखा जैसे प्रजा हितम। अब देखिए प्रजा हितम में इसका मतलब यहाँ चतुर्थी करेंगे तो प्रजा यई हितम, जैसे लोक हितम करेंगे लोकाय हितम। इस तरीके से हित शब्द के साथ एक है बलि शब्द, जैसे एक शब्द लिखा हमने प्राणी बलि। यहां बलि से तात्पर्य त्याग से है, दान से है, इसलिए प्राणियों के लिए दान उस अर्थ में प्रयोग है यहाँ बलि का अर्थ। इसलिए जैसे भूत बलि, प्राणी बलि, ये शब्द भूत का अर्थ भी प्राणी है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो एक और अच्छी तरह याद रखें कि यहाँ बलि शब्द को देख करके हमने चतुर्थी तत्पुरुष भरा, और ये बलि शब्द लिखेंगे यहाँ। इधर के शब्द को थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह से पढ़ लें आप, कि जैसे प्राणी शब्द है, स्वामी शब्द है, धनी शब्द है, लोभी शब्द है, बलि शब्द है, ऐसे गुणी शब्द है, ज्ञानी शब्द है, ऐसे सभी शब्द जिनमें एक वचन में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग होता है, और जो पुल्लिंग होते हैं याद रखें वो इनंत शब्द होते हैं, यानी उनके पश्चात नकारांत शब्द होते हैं, और उनकी चतुर्थी के रूप में हमको इस तरह का प्रयोग करना है, प्राणी ने बलि, और बहुवचन करेंगे तो प्राणीभ्य बलि। इस तरीके से हमको प्रयोग करना है, प्राणी ने बलि अथवा प्राणीभ्य बलि। एक बार में अच्छी तरह से समझ लें, जिन शब्दों में एक वचन में दीर्घ इकार और पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होते हैं वो शब्द अधिकांशतः नकारांत होते हैं, यानी उनके पीछे न आता है, और ऐसे शब्दों की चतुर्थी के एक वचन में उसके पश्चात ने लगाना है आपको, चतुर्थी बहुवचन में भय जोड़ना है, लेकिन ई ह्रस्व रहेगा। इनमें दीर्घ ई केवल प्राणी शब्द में ही रहेगा अकेले में, बाकी सब जगह ह्रस्व ई का प्रयोग करें। जब भी आप समस्त पद बनाएं तब भी आपको ह्रस्व का प्रयोग करना है। जैसे स्वामी कृपा शब्द लिखेंगे तो वहाँ स्वामी में भी ई छोटा लिखना है, आपको ह्रस्व लिखना है, उसके आधार पर इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे एक शब्द लिखा आपने भूत बलि, अर्थात भूताय बलि, या भूतेभ्य बलि। एक वचन या बहुवचन किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। विभक्ति आपको चतुर्थी करनी है, बलि शब्द देखना है, उसके साथ चतुर्थी का प्रयोग करना है। उससे पहले प्राणी, भूत, पशु, पक्षी ऐसे शब्द आ सकते हैं, तो उनके साथ हमको चतुर्थी तत्पुरुष करना है। बलि का अर्थ यहाँ दान समझना है। इसके बाद एक शब्द है जैसे सुख शब्द है, तो सुख के रूप में देखिए, जैसे गो सुखम शब्द लिखा, अब अर्थ तो यही करेंगे गायों का सुख, लेकिन सुख शब्द को देख करके षष्ठी की बजाय चतुर्थी तत्पुरुष करें, इसलिए ये होगा गोभ्य सुखम, गायों के लिए सुख। सुख शब्द को देख करके इस नियम से चतुर्थी तत्पुरुष भरें। प्राणियों का सुख, अर्थ तो यही करेंगे, लेकिन वहाँ विभक्ति चतुर्थी आएगी, प्राणीभ्य सुखम, और प्राणीभ्य सुखम के साथ प्राणी सुखम, ये समस्त पद बनेगा।
तो सुख शब्द को विशेष याद रखें, चिन्ह इनमें का आ रहे हैं, कहीं षष्ठी तत्पुरुष न भरे हम, और इसके आधार पर इस नियम के आधार पर हमको चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। एक है लास्ट में रक्षित शब्द लिखा है। अब रक्षित भी देखिए, मान लो ये लिखा हमने कि भाई प्राणी रक्षितम। अब प्राणी रक्षितम में देखो, प्राणियों के लिए रक्षा किया गया, प्राणियों के लिए बचाया गया, तो यहां चतुर्थी तत्पुरुष करेंगे, प्राणिभ्य रक्षितम। इसी तरह जैसे एक शब्द लिखा गो रक्षितम, तो गोभ्य रक्षितम, गायों के लिए बचाया गया, गायों के लिए रक्षित। जहां पर किसी भी पद के साथ में रक्षित शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसके लिए बचाए हुए अर्थ में वहाँ हम चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर कहीं भी इस तरह का पद का प्रयोग होता है तो वहाँ कर्ता और करण जैसी स्थिति का अगर स्पष्ट उल्लेख भी हो जाए तो भी हमको प्रथम दृष्टि में वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष उत्तर भरना है, जब तक कोई मुख्य रूप से स्पष्ट अर्थ सामने नहीं आ जाए। तो सुख, रक्षित, बलि और हित, इनको देख कर के हमको चतुर्थी तत्पुरुष समास करना है। तदर्थ में, तदर्थ का मतलब ये, अर्थात वस्तु और उसको जिससे निर्मित हो रही है वो धातु, और वहाँ प्रकृति विकृति। अर्थ के साथ अयम, इयम और इदम शब्द को देखें, और उसके साथ अब याद रख लें कि द्विजार्थ आ रहा है तो इसका मतलब विशेषण विशेष्य के नियम से इसके बाद में अगर कोई रिक्त स्थान आता है तो उसमें भी आपको पुल्लिंग शब्द भरना है, और इसमें आपको स्त्रीलिंग शब्द भरना है, यहाँ आपको नपुंसकलिंग भरना है। जैसे मान लो आता है आगे कभी, अब इसको कारक से भी जोड़ लेते हैं हम, कि जैसे रिक्त स्थान आया और यहाँ पय आया। अब उसने पूछा कि ABCD में से कौन सा राइट है, एक में द्विजार्थ लिखा है, एक में द्विजार्थ है, एक में द्विजार्थम, तो पय शब्द नपुंसकलिंग है इसलिए द्विजार्थम आएगा। इसमें हम द्विजार्थम का प्रयोग, द्विजार्थम पय यानी ब्राह्मण के लिए दूध, उसके रूप में अर्थ होगा। इसलिए वहाँ विशेषण विशेष्य का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो दोनों में समान विभक्ति, समान वचन और समान कारक का प्रयोग करते हैं, इसलिए द्विजार्थम पय। इस तरीके से हमको चतुर्थी तत्पुरुष करना है। कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जहाँ चतुर्थी अलुक के रूप में प्रयोग आता है, जैसे एक उदाहरण है परस्मयी पदम, और एक है आत्मनेपदम। ये दोनों उदाहरण भी चतुर्थी तत्पुरुष के हैं, लेकिन ये दोनों ही उदाहरण अलुक चतुर्थी तत्पुरुष के समास हैं। अलुक शब्द के बारे में उस दिन भी मैंने बताया था आपको। अलुक समास वह होता है जिसमें समास किए जाने पर पहले पद में विभक्ति सुरक्षित रहती है। आत्मने की चतुर्थी में आत्मने बनता है, परस शब्द की चतुर्थी में परस्मयी बनता है। तो यहाँ परस्मयी पद जो शब्द है परस्मयी पदम, उसमें परस्मयी पहला पद वैसे का वैसे है विभक्ति के अनुसार। इसका मतलब ये दोनों चतुर्थी तत्पुरुष समास तो है, लेकिन उसमें भी कौन से हैं, ये अलुक है। अलुक का मतलब विभक्ति साथ में रहना, वो अलुक समास कहलाता है। जैसे 4 ऑप्शन आए निम्नलिखित में से अलुक समास कौन सा है, तब आपको इस तरीके से बताना है उसमें। इस तरीके से हम पूरे चतुर्थी तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। अब देखिए आगे इसमें पंचमी तत्पुरुष को पढ़ रहे हैं। अब पंचमी तत्पुरुष में देखिए, पंचमी तत्पुरुष का मतलब अपादान तत्पुरुष हिंदी का, और उसके साथ हम कारक प्रकरण में जब अपादान कारक पढ़ेंगे तो वो भी इसमें मददगार साबित होगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा सूत्र है पंचमी भयेन, यानी भय के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। उत्तर पद में जब भय शब्द का प्रयोग होता है तब वहाँ पंचमी तत्पुरुष उत्तर भरें भय का कारण होने पर। अब देखिए इसमें भय शब्द के साथ वार्तिककार कात्यायन ने कुछ भय भी धातु से बने हुए और शब्द भी लिए, जिसमें भीतर शब्द भी हो सकता है, भी शब्द भी हो सकता है, भीति भी हो सकता है, यानी भी धातु से बने हुए शब्द या सब आ गए अभी।
मुख्य सूत्र में तो पंचमी भयन में भय शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ उसके साथ साथ ये भी बताया कि भी धातु से बना हुआ और भी कोई शब्द है और उसके साथ कारण है भय का, तो वहाँ उसके साथ पंचमी तत्पुरुष समास किया जाता है। भय शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष समास किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ कुछ और शब्द दिए दूसरे नियमानुसार, और उसमें एक शब्द लिया अपेत, एक शब्द लिया पतित, एक लिया अपोढ़ है और एक लिया मुक्त है। एक अपत्रस्त हो रहा है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपेत, पतित, अपोढ़, मुक्त, इनके साथ इन शब्दों को भी लिया गया। और जो कारक प्रकरण में जहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है, भ्रष्ट आदि शब्द हुए, च्युत आदि शब्द हुए, उनके साथ भी पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। जैसे मुक्त शब्द लिखेंगे हम, इसके साथ भ्रष्ट शब्द का भी प्रयोग हो सकता है, च्युत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं हम, दोनों पर्यायवाची आपस में। इनके साथ भी हमको पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, एक शब्द लिखा हमने जैसे रावण भीता, समास देखा गया, समास पूछा गया, तब हमने देखा कि इसका उत्तर पद भीता लिखा हुआ है, अर्थात भी धातु से बना हुआ शब्द है। इसका मतलब डरना के अर्थ में यहाँ पंचमी होती है और यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास किया जाएगा, इसलिए रावण शब्द में पंचमी कर देंगे। तो रावणात् भीता, तय की जगह दय का भी प्रयोग कर सकते हैं। संधि करेंगे तो रावणाद भीता हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में संधि विवक्षाधीन होती है, तो रावणाद भीता भी लिख सकते हैं और रावणाद भीता भी कर सकते हैं। तो इसको देख करके चाहे भीता शब्द हो, उसका स्त्रीलिंग हो, भी हो, भय शब्द हो, उनके साथ हमको पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे एक लिखा व्रक भी, अर्थात सियार से डर, तो यहाँ व्रकात या व्रकाद, और पीछे वाले शब्द को वैसे के वैसे जैसा इसमें लिखा हुआ है उसमें कोई चेंज नहीं करते। व्यधिकरण तत्पुरुष में हमेशा याद रखें, बाद के शब्द को वैसे के वैसे लिखना है, उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद देखिए अगला, जैसे भय शब्द का प्रयोग किया, जैसे सर्प भयम, जैसे चोर भयम, अब कैसे भी वाक्य बना ले, हम चोर का डर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भय के साथ अपादान कारक अपेक्षित है, उसके साथ पंचमी तत्पुरुष करेंगे। इसी तरह से सर्पात भयम, सर्पाद भयम अथवा सर्पात भयम। इसी तरह चोरात भयम अथवा चोराद भयम। संधि करेंगे तो तय को दय हो जाएगा, जसत तो संधि करेंगे भय के कारण, तो चोराद भयम, और इसी तरह सर्पाद भयम, और उधर है व्रकाद भी और रावणात भीता। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर पद में हमको भी धातु से बना हुआ शब्द देखना है। अगर उस शब्द का प्रयोग है तो हमको पंचमी तत्पुरुष, ये पहले नियम के आधार पर, पंचमी भयन के आधार पर ऐसा करते हैं। इसके बाद देखिए ये कुछ शब्द है, अपेत का मतलब दूर होना, अपोढ़ का मतलब भी दूर है, पतित का मतलब गिरा हुआ, मुक्त का मतलब छूटा हुआ, और च्युत का अर्थ भी गिरा हुआ। उसी तरह भ्रष्ट, ऐसे जो शब्द हैं उनके साथ भी हम पंचमी तत्पुरुष समास करेंगे, क्योंकि वहाँ भी अलग होना अर्थ के रूप में प्रयोग है और उसके साथ हमको पंचमी तत्पुरुष समास करना है। तो देखिए अपेत का जैसे उदाहरण लिखते हैं, जैसे कोई भी बात कहीं से दूर हो रही हो, जैसे सुख से दूर या दुख से दूर, तो उदाहरण लिखा सुखापेत है, अर्थात सुखात अपेत है।
अपेत का अर्थ है दूर। अप उपसर्ग ई धातु से कत प्रत्यय है, तो सुखात अपेत है। इसी तरह से एक लिखा जैसे स्वर्ग पतित है, तो स्वर्गात पतित है। पतित के साथ द्वितीय तत्पुरुष भी कल पढ़ा था हमने, कूपम पतित है। स्वर्ग के साथ पंचमी तत्पुरुष भरेंगे, स्वर्गात पतित है। पंचमी तत्पुरुष पतित के साथ बहुत अल्प से होता है, कम प्रयोगों में होता है। और सूत्र में भी यही लिखा है कि अल्प से, बहुत कम, जो कहीं पाणिनि को वो उस तरह के उदाहरण दिखाई दे वहीं तक वो सीमित है। इसलिए स्वर्ग पतित जहाँ मिला, इसका मतलब स्वर्गात पतित है। जैसे मान लो वृक्षात पतित है, वृक्ष पतित नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ इस तरह का कहीं उल्लेख शास्त्रों में नहीं था। इसलिए जैसा मिला उनको, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये अल्प से, यानी ये समास इनके साथ बहुत कम स्थानों पर होता है। इसी तरह जैसे अपोढ़ शब्द लिखा है, तो एक शब्द लिखा जैसे कल्पनापूढ़ है। अब यहाँ दोनों पद देखते हैं हम, उत्तर पद को देखा अपोढ़। एक तरह से हमको व्यधिकरण तत्पुरुष में शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। द्वितीया में भी शब्द आए, तृतीया में एक नियम आया, वाक्य और शब्द आए, चतुर्थी में भी कुछ शब्द आए, और पंचमी में भी शब्द। इन शब्दों को याद रखना है कि पंचमी किन किन शब्दों के साथ हमको पंचमी तत्पुरुष भरना है, ताकि वो शब्द उत्तर पद में दिखाई दे तो वहाँ आपको पंचमी तत्पुरुष भर देना है। जैसे विग्रह क्या करेंगे, कल्पनाया अपोढ़ है। संधि करेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, दोनों राइट है। और संधि नहीं करते हैं तो विसर्ग रहेगा। और वाक्य में हम संधि कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो कल्पनाया अपोढ़ है, संधि करेंगे तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो कल्पना अपोढ़ है। यहाँ भी कौन सा समास, पंचमी तत्पुरुष, कारण अपोढ़ शब्द है, इसमें कारण अपेत शब्द है, इसमें कारण पतित शब्द है, और उससे पहले ये शब्द है। इसी तरह जैसे मुक्त शब्द है, मुक्त शब्द को देखेंगे हम, तो देखिए जैसे एक लिखा कारागार मुक्त है, कारागार से छूटा हुआ, तो कारागारात मुक्त है। इसी तरह एक लिखा जैसे चक्र मुक्त है, अर्थात चक्रात मुक्त है, चक्रव्यूह से छूटा हुआ। उसके बाद में उत्तर पद जब मुक्त पद ऐसा आ सकता है, मुक्त वाला उदाहरण आते रहते हैं, तो याद रखें चक्रात मुक्त है, चक्र मुक्त है। कोई भी शब्द हो, समस्या मुक्त, उसमें भी समस्या मुक्त करेंगे, तो मुक्त के साथ हमको पंचमी तत्पुरुष की जहाँ छूटा उससे, इसका मतलब वहाँ पंचमी तत्पुरुष करेंगे। इसी तरह च्युत लिखा, भ्रष्ट लिखा, जैसे मार्ग च्युत लिखा या मार्ग भ्रष्ट लिखा, तो यहां भी मार्गात भ्रष्ट है, मार्गात च्युत है। पथभ्रष्ट लिखते हैं, मार्ग भ्रष्ट लिखते हैं, मार्ग च्युत लिखते हैं, वहां भी हमको इसके साथ भी, च्युत और भ्रष्ट के साथ भी पंचमी तत्पुरुष का प्रयोग करना है। इनके साथ जब हम पंचमी तत्पुरुष करते हैं, क्योंकि यहाँ इनका अर्थ दूर या अलग होने अर्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए पंचमी तत्पुरुष में दो तरह के नियम हमने पढ़े कि एक तो भी धातु से बने हुए शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष करेंगे, एक ये कुछ शब्द हैं इनका उत्तर पद में प्रयोग होने पर हम पंचमी तत्पुरुष करेंगे। एक तीसरा नियम और है पंचमी तत्पुरुष समास में कि पंचमी तत्पुरुष अलुक समास के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। अलुक समास की जो ज़्यादा बहुतायत से जो उदाहरण मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, पंचमी तत्पुरुष में। तो उसका भी एक नियम है और उसके उदाहरण भी कई बार पूछे गए कि पंचमी अलुक के जो उदाहरण हैं वो किस किस के साथ होते हैं, कौन कौन से उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। उसको इस तरीके से देखिए अब अलुक समास के उदाहरण। पंचमी का अलुक ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसके प्रश्न भी पूछे जाते हैं कई बार, तो याद रखें अलुक पंचमी तत्पुरुष के उदाहरण किस तरह के होंगे, कौन कौन से शब्द उसके अंतर्गत मान्य हुए। तो वहाँ लिखा स्तोक, अंतिक,
अल्प, स्तोक, अंतिक, अल्प, एक है दूर शब्द और एक कृच्छ्र शब्द। इनके साथ ये शब्द पूर्व पद में होना चाहिए। इनका प्रयोग जब पूर्व में होता है तब वहाँ समास तो पंचमी तत्पुरुष होता है, लेकिन वो समास जो है अलुक समास के अंतर्गत आता है। जैसे एक उदाहरण लिखा हमने, स्तोकान मुक्त है। तो ये तो आपने पहचान लिया कि मुक्त के साथ पंचमी तत्पुरुष होता है, लेकिन ये भी याद रखो क्या ये अलुक समास है या नहीं। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो हम दोबारा इस तरह के उदाहरणों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए याद रखो कि मुक्त को हमने एक तरफ कर दिया और अब बचा क्या, स्तोकान। इसका मतलब यहाँ निश्चित रूप से कोई विभक्ति जुड़ी हुई है क्योंकि मूल शब्द तो स्तोक होता है। तो अब इसका विग्रह करेंगे क्योंकि पंचमी विग्रह होगा। स्तोक की पंचमी होती है स्तोकात और स्तोकात मुक्त है। अब यहाँ जैसा विग्रह है वैसा ही समस्त पद है क्योंकि विभक्ति का लोप नहीं होता है अलुक समासों में, इसलिए स्तोकात ही रहेगा। लेकिन दोनों को जोड़ने पर संधि कर देंगे, यहाँ अनुनासिक संधि हो जाएगी। पांचवें अक्षर को देख करके इधर का अक्षर भी पांचवा हो जाएगा, इसलिए ये स्तोकान मुक्त हो जाएगा। विग्रह में भी हम ऐसा कैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संधि करके विग्रह किया जा सकता है। विग्रह भी स्तोकान मुक्त हो सकता है और समस्त पद भी स्तोकान मुक्त हो सकता है। उसको अलग अलग स्पष्ट करने के लिए स्तोकात मुक्त लिखा हुआ है। तो याद रखें, कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलतियां स्वाभाविक है क्योंकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि बताओ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो हम देखते हैं रामम, रामौ, रामान और उस जैसा यहाँ द्वितीय का बहुवचन वर देते हैं, जबकि ये तय है। ये तो मैं की वजह से न हुआ, इसलिए यहाँ द्वितीय नहीं वरें, यहाँ हमको क्या वरनी है, पंचमी। वैसे भी याद रखें मुक्त के साथ पंचमी आती है। तो याद रखें स्तोकान मुक्त है, विग्रह जैसा विग्रह होगा वैसा ही समस्त पद होगा, इसलिए इसका नाम अलुक तत्पुरुष समास है। इसी तरह जैसे दूसरा है अंतिकाद आगत है। अब इसमें भी देखो आगत शब्द है पीछे, आगत के साथ भी पंचमी अपादान कारक होता है, गत के साथ द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति होती है जैसे ग्रामम गत है, लेकिन आगत के साथ पंचमी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पंचमी का अलुक समास है। किसके साथ, अंतिक के साथ। तो यहाँ विग्रह भी ऐसा कैसा ही रहेगा, इसी को ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम, अंतिकात आगत है, आगत के साथ पंचमी और इसमें समास मान्य होगा क्योंकि अंतिक के साथ अलुक समास मान्य है। इसी तरह अल्पान मुक्त है, क्रियापद वही आएंगे जो उसके पंचमी पदांक से संबंधित होते हैं। अल्पान मुक्त का अर्थ है, जो स्तोकान मुक्त का अर्थ है वही अल्पान मुक्त का अर्थ है, यानी थोड़े से प्रयास से छूट गया। स्तोक यानी थोड़ा होता है, अंतिकात का मतलब पास, पास से आया हुआ। अल्पान मुक्त का मतलब भी हुआ थोड़े से प्रयास से मुक्त हो गया, छूट गया। तो यहाँ भी इसका जो विग्रह करेंगे यहाँ भी यही विग्रह होगा, अल्पात मुक्त, मुक्त के साथ पंचमी और यहाँ पहले पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग। समास भी करेंगे तो विभक्ति का लोप नहीं करेंगे क्योंकि यह अलुक समास मान्य होता है स्तोक के साथ, अंतिक के साथ, अल्प के साथ। इसी तरह दूर और कृच्छ को करेंगे, जैसे दूराद आगत है, तो यहां भी आगत शब्द दूर से आया हुआ, तो दूरात आगत इस तरह का विग्रह करें। इसी तरह जैसे कृच्छ्राद आगत है, कृच्छ्राद आगत है। केवल दो क्रियाओं का प्रयोग किया हमने, मुक्त और आगत का। आगत के साथ ही पंचमी होती है तो इसके साथ हमको पंचमी तत्पुरुष अलुक के ये उदाहरण है।
अब सीधा जब भी पंचमी तत्पुरुष पढ़े 3 बात याद रखें कि पंचमी तत्पुरुष में सबसे पहले भय शब्द के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है, वो भी धातु से बना हुआ और भी कोई शब्द हो सकता है। और उसके अलावा यहाँ जो दूसरा पढ़ा था हमने, उसमें अपेत, पतित, अपूढ़, इसी तरह मुक्त, इसी तरह च्युत या भ्रष्ट, ऐसे जो शब्द हैं उनके साथ भी हमको पंचमी तत्पुरुष समास करना है, कारक के अनुसार पंचमी विभक्ति बतानी है। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि इनके साथ पंचमी का अलुक समास होता है। चतुर्थी के अलुक समास में 2 उदाहरण पढ़े थे हमने, परस्मैपदम और आत्मनेपदम। इसका जो अलुक समास है उसमें ये 4-5 शब्द पढ़ रहे हैं, इनका जब पूर्व प्रयोग होता है तो याद रखें इनके साथ पंचमी विभक्ति आएगी और उसके पश्चात ये क्रियाएं रहेगी। मुक्त, आगत जैसी जो जिनके साथ पंचमी का प्रयोग किया जाता है उनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये अलुक समास के उदाहरणों को इस तरीके से हमको, ये कई बार आया हुआ स्तोकान मुक्त है, तो याद रखें स्तोकान मुक्त में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। इस प्रकार पंचमी तत्पुरुष को पढ़ सकते हैं। तो व्यधिकरण के 4 समास हमने पढ़ लिए हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। षष्ठी और सप्तमी और है। तो व्यधिकरण तत्पुरुष का मतलब विभक्तियों का, प्रथम पद में विभक्तियों का आगमन द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक, उसको हम व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। 2 बचे हुए कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पंचमी तत्पुरुष तक के इस व्यधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं, इनके उदाहरणों को, और भी इस तरह के जितने उदाहरण आते हैं उनको आप हल करें और आगे से आगे समास के समस्त उदाहरणों को हल करके अपनी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। धन्यवाद।